मेरी बीवी को मेरे छोटे भाई से बहुत लगाव थी। वो अक्सर उसे गले से लगा लेती और मुझे इस बात पर गुस्सा आता था। एक रात बीवी को कमरे में ना देखा तो छोटे भाई के कमरे में चला गया, जहाँ मेरा छोटा भाई मेरी बीवी के साथ ऊपर। आज भी जब मैं काम से घर वापस आया तो हॉल से हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहाँ पर गया और मेरी बीवी और मेरे छोटे भाई दीपक दोनों बैठकर लूडो खेल रहे थे और दोनों इतने चिपक कर बैठे थे कि मुझे एक पल के लिए बहुत अजीब सा लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मुझे देखते ही दोनों ठीक होकर बैठ गए। उसी वक्त मेरी बीवी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऐसा लगा जैसे वो पकड़ी गई हो। मेरा भाई तो छोटा था, मासूम था, उस पर इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरी बीवी को चेहरे की उड़ते हुए रंग ने मुझे हैरत में डाल दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल छोटे भाई के साथ बैठी हंसती खेलती बातें करती, लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों बेहद पास बैठे थे और मेरी बीवी ने उसके गले में अपना हाथ डाल रखी थी। दूसरी बात यह थी कि उसके चेहरे का रंग मुझे देखते ही उड़ गया था, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीर में ना लिया और अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह मंजर मुझे नज़र आने लगा। कहीं मेरी बीवी दीपक को अपने हाथों में खाना खिला रही होती तो कभी छोटी छोटी बात पर खुश होकर उसे फ़ौरन गले से लगा लेती। मुझे यह सब अजीब लगने लगा, क्योंकि हमारे घर की अजीब और तहबीज सभ्यता ऐसी नहीं थी। वो बेशक छोटा था, लेकिन था तो उसका देवर ही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि देवर भाभी के रिश्ते को समाज एक अलग नज़रिए से देखता है। मेरी पत्नी भी काफ़ी समझदार औरत थी, लेकिन न जाने मेरे भाई के मामले में उनकी सारी समझ बूझ कहाँ चली गई थी। कभी कभी तो उसको खुश करने के चक्कर में मुझे ही नज़रअंदाज कर दिया करती थी। यह बात मुझे अब खटकने लगी थी। एक दिन रात को जो कुछ मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। मेरे संबंध एक बात बस घराने से था। हम दो भाई थे। मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा था। हम दोनों की उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होने की वजह से ही मैं उसके लिए बाप का दर्जा रखता था, क्योंकि मेरे पिता की बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी थी। इसलिए मैं ही अब घर का सब कुछ था। ज़िंदगी बहुत अच्छी ना सही, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं गुजर रही थी। मैं जब करता था, मेरा छोटा भाई पढ़ता था। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में कोई और मुश्किल आएगी, लेकिन एक तूफ़ान ने हमारी ज़िंदगियों को हिला कर रख दिया। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मेरी माँ बेहोश होकर नीचे गिरी हुई थी और मेरा छोटा भाई उनके पास बैठा रो रहा था। मेरा पूछा कि माँ को क्या हुआ, तो उसने बताया कि माँ काम करके बहुत बाहर आई, उसने अचानक गिरी और बेहोश हो गई। मैंने पानी भी डालने की कोशिश की, बहुत आवाज़ मारी भी थी, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी। उस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया और मैं तुरंत माँ को लेकर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर्स ने उनको चेक किया और फिर डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो मेरे सिर पर आसमान गिरने के लिए काफ़ी था। डॉक्टर के मुताबिक मेरी माँ को कैंसर था और वो भी आखिरी स्टेज पर। अब तो उनका इलाज भी नामुमकिन था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास बहुत कम वक्त रह गया था। इस खबर ने ही तो हम दोनों भाइयों को जीते जी मार दिया। माँ ने जब ये खबर सुनी, उन्होंने एक ही बात की फ़िक्र थी कि मेरे बाद घर का क्या होगा, क्योंकि छोटा भाई बहुत छोटा है और कदम उसे गाइड करने की भी ज़रूरत है। मैं छोटे को संभाल लूँगा या नौकरी करूँगा या घर संभालूँगा, जबकि मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी माँ की फ़िक्र होती और मैं हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहा था कि उनकी बीमारी का नहीं तो उसे इलाज हो जाए। लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, जब सिर्फ उनकी दुख और तकलीफ़ को कम किया जा सकता है। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी और सब दर्द से बचाव के दवा पर दी जा रही थी, लेकिन कभी कभी यह राज भी उनको जब दर्द उठता तो उनकी चीखें दिल दहला देती थी। मैं तो यह सब भूल चुका था। ऑफिस वाले बच्चे अच्छे थे कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे काम का ज़्यादा बोझ नहीं दिया। जब दिल चाहता है घर आ जाता हूँ और मेरी मजबूरी सबको ही मालूम था। मुझे ही ठीक घर को भी देखना था और माँ को भी देखना था, और मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। इतनी मुझे एक घर के काम में भी नहीं दिया था।
और अब तो ये हालात थी कि मैं माँ को बाहर का खाना नहीं खिला सकते थे और घर का खाना ही बना नहीं सकता था। ये सब बड़ी मजबूरी थी और अब परेशान हो गए थे। कभी माँ खाना बना लेती, कभी कोई पड़ोसन खाना बना देती। यही सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। एक दिन माँ की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इनके पास कुछ ही दिन बचे हैं। तो मुझे लगा कि मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया, एक एड्रेस बताया और कहा कि मेरी दोस्त है, इसके घर जाकर मेरे बारे में बताओ और साथ लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने उनको उनका दोस्त का एड्रेस लेकर शहर के एक छोटे से मोहल्ले की तरफ चला गया। बड़ी मुश्किल से मुझे उस औरत का घर मिला। जब मैंने उनको माँ के बारे में बताया तो बहुत परेशान हुई और उन्होंने फ़ौरन उस वक्त हमारे घर आने का फ़ैसला किया। उनकी एक बेटी थी, लेकिन मैं उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं किया। मेरा तो सारा ध्यान मेरी माँ की तरफ था। वो दोनों माँ बेटे हमारे घर आ गई और बाद में घर की तरफ से खाली हो गया। वो दोनों माँ का मुझसे ही बढ़कर ख्याल रखती थी। उस लड़की का नाम सुमन है। वो बहुत अच्छी लड़की थी। कभी कभी उससे बात हो जाती थी। वह मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और जिस तरीके से उन दोनों ने घर संभाला हुआ था, मैं तो उनका शुक्रगुजार था। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि सुमन से शादी कर लो, यही मेरी खुशी है और मैं हमेशा से ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। अब मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए माँ की ख्वाहिश पूरी करते हुए मेरी सादगी से सुमन से हो गया, जिस लड़की को मैं जानता भी नहीं था। नाम के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो लड़की मेरे नाम हो चुकी थी, लेकिन मुझे तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरे लिए तो सब कुछ मेरी माँ ही थी। हमारी शादी के तीसरे दिन ही मेरी माँ चल बसी। लगता था जैसे वो सिर्फ मेरी शादी के इंतज़ार में ज़िंदा थी। मेरी माँ के जाने के बाद उन दोनों माँ बेटी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे और मेरे छोटे भाई को संभाला था। मेरा छोटा भाई तो सुमन से बहुत ज़्यादा करीब हो चुका था। जब मेरी माँ को 10 दिन हुआ तो मेरी सास ने कहा कि मुझे अब जाना होगा, मैं ज़्यादा टाइम तुम लोगों के घर नहीं रह सकती। इसलिए वो चली गई और मेरी बेबी यहाँ पर रह गई। उसने अच्छे से घर को संभाल लिया था। मैं घर की तरफ से बेफिक्र हो गया था। अब मुझे इस बारे में पता चला था कि वह पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। उसने घर को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और अपने हमसफ़र को लेकर ऐसे ही लड़की मेरे दिमाग में थी। मेरे मांगे ही भगवान ने मुझे ऐसी लड़की दे दी थी। मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार था, जो जाते जाते भी मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला करके गई थी। ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरना शुरू हो गई और एक बहुत झटके के बाद ज़िंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलना शुरू कर दी और शायद चलती ही रहती। अगर मेरे दिमाग में मेरे छोटे भाई और मेरी पत्नी को लेकर शक पैदा ना होता, क्योंकि मैंने इस बात पर गौर किया था कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज़्यादा मेरे छोटे भाई का ख्याल रखती है। शुरू में तो मुझे लगा था कि मेरी मम्मी को जाने के बाद वो ज़्यादा खुद को अकेले महसूस कर रहा है, इसलिए उसका ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरने के बाद वो संभल गया और स्कूल वगैरह भी जाने लगा, तब भी मेरी पति उसी पर ज़्यादा फोकस करती थी। हमारे घर में खाना उसी की पसंद का बनता था। मेरी पसंद नापसंद क्या है ये शायद मेरी पत्नी को मालूम नहीं था। मेरे छोटे भाई को क्या पसंद है ये सब उसको मालूम था। शुरू में तो वही सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मेरी पत्नी मेरे भाई का इतना ख्याल रखती है, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों को उलझन होने लगी थी। ये चीज़ें मुझे बेकार करने लगी थी। अब मेरी पत्नी सिर्फ मेरे भाई का ख्याल रखती तो भी बात ठीक थी। उसकी पसंद के खाना बनाती तो भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इन दोनों का हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना और बात पर एक दूसरे से हाथ मिलाना, गले लग जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बेशक बहुत छोटा था, लेकिन उसका भाई नहीं था। अभी वो छोटा था, कल को तो वो बड़ा ही हो जाएगा। और वो खास छोटा भी नहीं था, 8th में पढ़ता था। और आज कल के मोबाइल ने बच्चों को वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया है। यह सब बातें अगर मैं सोच सकता हूँ तो मेरी पत्नी क्यों नहीं सोच सकती।
इसलिए मुझे उसे गिला था। और धीरे धीरे मैंने कोशिश कर दी थी कि मेरी पत्नी भी इस बात को समझ जाए, लेकिन वो मुझे ही समझाना शुरू कर दे जाती थी कि वो बच्चा है, आपको क्या हो गया है, और आप छोटे बच्चे पर बिना वजह शक कर रहे थे। उस पार में क्या कहता कि मुझे उन दोनों पर शक नहीं है, लेकिन मैं आने वाले तूफ़ान को रोकना चाहता हूँ। लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं रही थी। हमारी शादी को 3-4 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी भी मेरी पत्नी मेरे भाई के बीच के करीब कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। और शायद मैं समझौता भी कर लेता, वो दोनों किसी बात पर हंसे रहते होते, खेल रहे होते, लेकिन मेरे सामने आते ही वह दोनों ऐसे शांत हो जाते जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बल्कि सबसे ज़्यादा रंग तो मेरी पत्नी का था, उड़ता था, और उसने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कोई भी ऐसी बात का अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया था जिस पर मैं उनसे खुल के बात कर सकता था। और शायद दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरतमंद हो चुके थे, क्योंकि मेरे सामने वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर मुझे तो मालूम था कि मेरे पीछे वो अब भी किसी से मिलते थे और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। लेकिन मेरे सामने ऐसे शांत हो गए थे, पर इस बात ने मुझे और ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी भला यह सब क्यों कर रही है, और जब मैंने उसे मना किया है कि मेरे भाई के ज़्यादा करीब न जाए, तो फिर उसे क्या ज़रूरत है उसके ज़्यादा करीब जाने की। उसे यह बात समझ आ जानी चाहिए थी, क्योंकि उसका रिश्ता मुझसे था और उसको मेरा ख्याल रखना चाहिए था, मेरे भाई का ख्याल रखना था। फिर उसकी ख्वाहिश पूरी करना उसके फ़र्ज़ में शामिल नहीं था, फिर भी वो उसको पूरा अहमियत देती थी। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी, और मुझे हैरत हुई कि वो अपनी रात को कहाँ है, क्योंकि वॉशरूम की लाइट भी ऑफ थी। और कुछ देर बिस्तर पर लेटा उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो वापस ना आई तो मैं उठकर बाहर आ गया कि देखूं मेरी बीवी कहाँ है। मुझे हैरत तब हुई जब रात को किचन में बातों की आवाज़ आई। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो सामने का मंजर देखकर मैं आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी और मेरा भाई आधी रात को किचन में बैठे हुए थे, और मेरे भाई के सामने नूडल्स का कटोरा रखा हुआ था, और मेरी बीवी उसे अपने हाथ से खिला रही थी और साथ साथ लाड भी प्यार भी कर रही थी, जबकि मेरे भाई का मुंह बना हुआ था जैसे उसने ज़बरदस्ती की जा रही हो। मैं परेशान होकर रह गया। मैंने उसी वक्त उनके सामने जाकर खड़ा हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान हो गई है, और मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान हो गई हो कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कड़ी आवाज़ से पूछा कि क्या हो रहा है। आधी रात को मेरे भाई ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, फिर भी भाभी ने मुझे नूडल्स खिला रही है। जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने कहा कि उसने आधी रात को खाना नहीं खाया था, इसलिए बनाए हैं। मैंने अपनी पत्नी को डांट दिया कि उसने रात को खाना नहीं खाया था, तो उसे ज़बरदस्ती खाना क्यों रात को ही उसको खिला सकती थी। ऐसी आधी रात को उठकर खाना खिलाने की क्या भला ज़रूरत थी। और जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरा भाई कोई मासूम बच्चा नहीं है, इससे दूर रहा करो, फिर तुम ये सब मैं दोनों को डांट कर आ गया था। थोड़ी देर बाद ही वो आकर सो गई। इस घटना के बाद मैंने नोट करना शुरू किया कि वो दोनों एक दूसरे से खींचे रहते थे, लेकिन शायद यह कुछ मेरे सामने ही था। एक बार फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे मालूम था कि मुझे वह मेरे भाई के साथ होगी, इसलिए मुझे मालूम था कि मुझे वह मेरे भाई के साथ होगी। इसलिए मैं तुरंत किचन की तरफ बढ़ गया, लेकिन किचन की लाइट ऑफ थी। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। अब मैं अपने भाई के कमरे की तरफ गया। मेरे सामने का नज़ारा मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी था। मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। ऐसा मुमकिन है? मेरी पत्नी चाहती क्या है? मैं बहुत गुस्से में था। जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं अंदर गया तो वो दोनों मुझे देखकर परेशान हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों एक ही बिस्तर पर साथ साथ गले में बाहें डालकर लेटे हुए थे। मुझे देखते ही फ़ौरन पीछे हट गए। मैंने सब्र का बांधा टूट गया था। मैंने डांट कर कहा कि
अब मुझे सच बताओ कि ये क्या ड्रामा है, तुम ये क्या कर रही हो। जब मेरी पत्नी ने मुझे गुस्से वाले तेवर देखे तो वह रोने लगी। उसने कहा, क्या आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि जो मैंने देखा है मैं वही समझता हूँ। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने घर में नहीं होने दूँगा। उस पर उसने मुझे जो सच बताया वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी, खाने लगी और कहने लगी, आपको मुझ पर यकीन नहीं है जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। मैंने साफ कह दिया कि हाँ, कि मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है, और अब ये सब कुछ देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरा भाई पसंद है तो मुझसे शादी क्यों की, उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने चीख कर कहा कि पहले सच्चाई सुनिए आप, फिर जो चाहे अंजाम लगाते रहिएगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बताओ ऐसी क्या हकीकत है जो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। उसने बताया कि ये आपका नहीं बल्कि मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, ये मेरा अपना है, इसलिए मैं इसको गले से लगा लेती हूँ और इसका इतना ज़्यादा ख्याल भी रखती हूँ। ये आज भी रात को डर गया था, इसलिए मैं इसके पास आई थी, और ये रात को डर जाता है। रात को रोज़ 1 से 2 बार उठकर इसको देखती हूँ। जिस रात आपने देखा था कि मैं इसके खाना खिला रही थी, उस रात भी ऐसा ही हुआ था। ये भूख की वजह से सो नहीं पा रहा था, लेकिन उस दिन मैंने अपने पसंद का खाना बनाया था, इस वजह से उसने खाना नहीं खाया, इसलिए मैं उसको ज़बरदस्ती रात को नूडल्स खिला रही थी। मैंने उससे कहा कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है। मैं इतना छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। जब ये पैदा हुआ मुझे अच्छी तरह से याद है, इसलिए मैं तो मेरा ही भाई है, और ये बात मैं जानता हूँ। फिर एक बात तो मैं कैसे मान सकता हूँ, और ये तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा सगा भाई है। इस पर उसने जो बात बताई मुझे हैरान करने के काफ़ी था। उसने बताया कि आपकी माँ मेरी माँ दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, वह दोनों एक ही गांव से थे। उन लोगों ने हमेशा साथ पढ़ा और हमेशा से ही साथ रहती थी, लेकिन मेरी माँ का रिश्ता आपके पिता से बचपन में ही तय हुआ था। लेकिन कॉलेज के वक्त मेरी माँ को मेरे पापा से प्यार हो गया, और इस बात को गवाही आपकी माँ थी, इसलिए उन्होंने आपकी माँ की मदद से भागकर शादी किया था, जिसकी वजह से उन दोनों को ही घर से निकाल दिया गया, और आपकी माँ से ज़बरदस्ती शादी करके पिता से करवा दी गई, और आपके पिता सारी ज़िंदगी ये रिश्ता कबूल नहीं कर सके। उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने की शर्त ये लगाई थी कि दोनों दोस्त आपस में कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अनजान बनकर रह रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि मेरे माता पिता के घर शादी के 3 साल बाद तक कोई औलाद नहीं थी। जब आप पैदा हो चुके थे और 3 साल बाद मैं पैदा हुई तो मेरे ख़ानदान ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। उनको लगता था कि शायद मैं बड़ी होकर जायदाद में हिस्सा मांगूंगी। मेरे पिता ने लिख कर दे दिया कि मेरी बेटी आपसे कभी हिस्सा नहीं मांगेगी। इस तरह मेरी जान बच गई। मेरे पिता और मेरी माँ अलग रहते थे, लेकिन आपकी माँ और मेरी माँ हमेशा मिलते थे। मैं कुछ बड़ी हुई तो मुझे ये सारी बात पता चली थी, और फिर भगवान का करना ऐसा हुआ कि मेरी माँ के घर में बेटा पैदा हुआ। ये मेरा भाई है, लेकिन माँ ने एक किन्नर को जन्म दिया, जिसके पिता ने तो पहले से ही शादी को कबूल नहीं किया था। किन्नर की बात मानने पर वह अपनी माँ को डिवोर्स दे देते, और इधर से मेरे भाई के पैदाइश की खबर मेरे घर वालों की हो जाती तो यकीनन वो मेरे भाई को मार देते, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरे पिता की मौत हो चुकी थी। उस दोनों दोस्तों ने एक ही हॉस्पिटल में अपना केस करवाया था, इसलिए वहाँ से डॉक्टर को साथ मिलाकर दोनों के प्लान बनाया, और किन्नर मेरी माँ की गोद में डाल दिया गया, और मेरे भाई को आपकी माँ की गोद में, और सिर्फ वही बताया गया कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है और मेरी माँ को किन्नर पैदा हुआ है। इस खबर ने मेरे घर वालों को बहुत सुख हुआ, बहुत खुश कर दिया, और जल्दी उस किन्नर को मेरी माँ ने उनको बस्ती में छोड़ दिया। और मेरे पढ़े लिखे होने पर भी मेरे घर वालों को ऐतराज़ था, और मेरे
और मामा के घर वालों का भी एक ही कहना था कि तुम अपनी बेटी को छोड़कर आना चाहती हो, तो जिस वक्त भी तुम आना चाहोगी घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरी माँ मुझे कैसे छोड़ देती, इसीलिए हम लोगों की एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। मेरी माँ मेहनत मजबूरी करके मुझे पढ़ाती रही, और जब मैं खुद जॉब करती थी, पहले मायके चली गई थी। यह है सारी हकीकत। लेकिन मुझे यह सब यकीन नहीं आ रहा था। उस पर उसने अपने और अपने भाई के DNA की रिपोर्ट दिखाई, जो इस बात की सच साबित कर रहे थे। फिर मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गया। मैंने उन दोनों से माफ़ी मांगी, और शायद यही मेरे लिए बेहतर ही था। मैंने अपनी सास को वापस बुला लिया, और उसने अपने मायके में बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि हमें एक माँ की ज़रूरत थी, और सास भी तो माँ होती है। धन्यवाद दोस्तों। आप भी शक करने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जान लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो। धन्यवाद।